बीते दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा इसमें थोड़ा बहुत संशय हो सकता है, लेकिन आने वाले 5 विधानसभा चुनाव जाति के ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा, यह कम से कम इंडी गठबंधन या विपक्ष की ओर से तय है। राहुल गांधी ने CWC की मीटिंग के बाद फिर एक बार जाति का झुंझुना बजाया, लेकिन विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उसको लेकर कुछ एक प्रेडिक्शन उन्होंने जाहिर की, कुछ भविष्यवाणियां की। आप सुनिए इस भविष्यवाणी को और तब समझिए कि राहुल गांधी सबसे प्यारे क्यों हैं। सब कोई सत्ता हो या विपक्ष है, राहुल गांधी को प्यार क्यों करता है। ये भोलापन, ये सादगी शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बीते दिनों CWC की मीटिंग के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने जाति का झुंझुना फिर बजाया और फिर उन्होंने कहा कि OBC के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि वो यहां तक स्वीकार कर गए कि इस अन्याय में गलती उनके साइड से भी हुई है, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हुई है। लिहाजा पूरे देश में जाति गणना हो, जाति सर्वे हो और ये कहे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में जातिगत सर्वे होगा। केंद्र सरकार जातिगत सर्वे कराए या जो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसको जारी करे। ये राहुल गांधी का न सिर्फ जाति को लेकर पॉलिटिकल स्टैंड है, बल्कि राहुल गांधी या ये कहिए कि पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर वो जमीन तैयार की जा रही है, जिसके आसरे ये फतह का ख्वाब देख रहे हैं या फतह की रणनीति बना रहे हैं। देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। लेकिन यहां से एक सवाल खड़ा होता है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुका है और इस गणना के आने के बाद इस सर्वे रिपोर्ट को चुनौती देने की भी कवायद हो रही है। मामला कोर्ट में लंबित है और कुछ लोग फिर से कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, कोई इसको राजभवन में जाकर ज्ञापन दे रहा है। लेकिन एक मौलिक प्रश्न है, इस जातिगत सर्वे के आने के बाद लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी दोनों ने कहा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल खड़ा होता है कि आप हिस्सेदारी देंगे कैसे, वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके तहत आप हिस्सेदारी देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आए दिनों विपक्ष की तरफ से सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर यह कहा जाता है कि सरकार संविधान बदलना चाहती है। हालांकि अभी तक के पिछले 9 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसी कोई भी संवैधानिक कार्यक्रम नहीं दिखा जिससे यह आभास मिले कि सरकार संविधान बदलना चाहती है। लेकिन जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर सुनिश्चित करना होगा तो संविधान बदले बगैर कोई उपाय नहीं बचता है। वजह यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान के द्वारा, जो भारतीय को, एक आम नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, भाषा के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को न तो बढ़ावा दे सकते हैं और न ही अवसर से च्युत कर सकते हैं या न ही उनका अवसर घटा सकते हैं। तो क्या मौलिक अधिकार को फिर से डिफाइन किया जाएगा या राहुल गांधी या ये कहिए कि इंडिया गठबंधन संविधान को संशोधित करेंगे? इसलिए कि अगर मौलिक फंडामेंटल राइट्स को अगर संशोधित करने की बात होती है तो मोटा मोटी तौर पर यह मान के चलिए कि पूरा संविधान एक तरीके से बदल दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल, प्रस्तावना, ये 2 सेक्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही संविधान की आत्मा है। अभी तक किसी भी नेता ने जो जातिगत सर्वे का समर्थक है ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे, तो फिर क्या माना जाए
कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है, एक राजनीतिक मुद्दा, एक जातिगत जिन्न को जगाकर चुनाव जीतने की एक कवायद है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 साल के नरेंद्र मोदी के शासन के बाद विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा हाथ नहीं लग रहा है जिसके आश्रय वो चुनावी बैतरनी पार करे। महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को कायदे से घेरा जाना चाहिए और सरकार गिर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार इन ऐसे मुद्दों को न पकड़ माफ कीजिएगा विपक्ष ऐसे मुद्दों को न पकड़कर उन संवेदनशील मुद्दों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिन संवेदनशील मुद्दों को पकड़ने के बाद मुद्दा उठाना और जिन्न को जगाना तो आसान होगा, लेकिन शांत करना शायद मुश्किल होगा। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण और 370 के बाद जो एक तरीके से मेजॉरिटी फीलिंग जो डेवलप हुई है, उस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसमें सेंधमारी करने के लिए विपक्ष के पास जाती ही एकमात्र रास्ता बच रहा है जिसके आश्रय वो सत्ता तक पहुंच सकती है। समाजवादी खेमा के नेता अगर जो जाति की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि लोहिया से लेकर आज तक जो भी समाजवादी विचारधारा के धुरंधर हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं जाति की बातें की और जातिगत आधार पर हिस्सेदारी की मांग की और हिस्सेदारी उन्होंने ली भी। लेकिन अगर कांग्रेस जैसी पार्टी अगर सब जाति की बात करने लगे तो फिर कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा कि 1970 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी जो भाषण दिया करती थी और कहती थी कि हमें इस जाति से लड़ना है, इस जातिवाद से लड़ना है, जाति मुक्त समाज बनाना है, फिर आज की कांग्रेस सही है या इंदिरा गांधी जो कह रही थी वो सही? अवसर की समानता और पद प्राप्त करने की समानता, दोनों में फर्क है। अक्सर वामपंथी विचारधारा या समाजवादियों के द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि नेचर ने सबको सब कुछ समान दिया है। यह बात आधा सच है, पूरा सच नहीं है। नेचर ने सबको सब कुछ समान दिया है, यह बात सही है, लेकिन नेचर ने अपनी ही चीजों का दोहन करने और अपनी ही चीजों का उपयोग करने की क्षमता सबको समान रूप से दिया है, यह नहीं है। हर व्यक्ति की अलग क्षमताएं होती हैं। एक घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों को अगर एक समान सुविधा दी जाती है, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे जाता है, कोई बच्चा किसी और क्षेत्र में आगे जाता है और कोई बच्चा आगे नहीं जा पाता। वजह यह है कि प्रकृति ने अवसर तो समान दिए, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग है। इसलिए जरूरत है क्षमता को बढ़ाने की, अवसर बढ़ाने की नहीं है। अवसर प्रकृति दे रहा है, जरूरत है क्षमता बढ़ाने की। और क्षमता बढ़ाने का तरीका क्या हो? क्षमता बढ़ाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो क्षमता विहीन है उनको सबल करने का एक एक्स्ट्रा प्रयास किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि आजादी के बाद से ही क्षमता विहीनों की पहचान करने की जो पैरामीटर फिक्स किया गया, वो पैरामीटर जाति के आधार पर फिक्स किया गया। लिहाजा जाति का जिन्न वक्त बे वक्त जागते रहता है। सीखना चाहिए अमेरिका से। 60 के दशक तक वहां श्वेत और अश्वेत की लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति अश्वेत के खेमा से आगे आता है, मौका मिलता है और वो उस व्यक्ति ने उस लड़ाई को वहीं पर समाप्त किया। नाम मार्टिन लूथर किंग। विश्व में इनकी पूजा होती है, विश्व में इनकी नीतियों की सराहना होती है। इसलिए सराहना होती है कि ये अश्वेत व्यक्ति थे, जैसे ही मौका प्राप्त हुआ वैसे ही ये श्वेत अश्वेत के जंग को समाप्त करके इन्होंने समान अवसर को सबके लिए सुलभ किया और वहां से विकास के लिए आगे बढ़ने की कवायद शुरू की। न कि इस बात के लिए हवा दिया कि तुमने मेरा शोषण किया था, आज हम तुम्हारा शोषण करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यहां जो अवसर की समानता की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, वो उनके पास डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं होती है, समीक्षा की कोई योजना नहीं होती है। जरूरत इस बात की भी है कि जो आरक्षण का प्रावधान आज तक चल रहा था, वो उस आरक्षण के आश्रय तमाम लोगों को, जिस वर्ग के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी, उस वर्ग के तमाम लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बने जिसमें एक व्यक्ति ने अगर फायदा उठाया तो उस व्यक्ति की आने वाली पीढ़ी को वो फायदा मिलने के बजाय दूसरा व्यक्ति जो वंचित रह गया है उसको वो फायदा दिया जाए। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। पिछले 33 साल से
अस्थाई सरकार चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि अस्थाई सरकार के साथ विकास का सफर आसान हो जाता है। लेकिन अगर 33 साल से अस्थाई सरकार देने के बावजूद हम विकास नहीं कर पाए, तो फिर यह समझना होगा हमारे जैसे मतदाताओं को भी कि हम सरकार कैसे चुने और किन लोगों को चुने। एक नेता होता है जो अतीत से सीखकर भविष्य की नींव रखता है, और एक नेता होता है जो अतीत को देखता है और अतीत को संवारने की कोशिश वर्तमान में करता है, लिहाजा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। खैर, ये तो कुछ फिलोसफिकल बातें हो गई। बात फिर पुनः लौट के आती है वहीं पर कि बिना संविधान बदले आप जातिगत सर्वे करवा कर करेंगे क्या। जिस राज्य ने जातिगत सर्वे कराया, बिहार, उसके पास भी अभी तक जातिगत सर्वे के आधार रिपोर्ट आने के बाद विकास की रूपरेखा होगी क्या, कैसे वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो संभावनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, उनको उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी संख्या कम है, जिनकी जितनी भागीदारी है, जो वंचित रह गए हैं। जवाब देना होगा उन लोगों को भी जिसकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक हो गए, और समीक्षा करना होगा अल्पसंख्यक शब्द को भी कि किसको अल्पसंख्यक माना जाए और किसको अल्पसंख्यक नहीं माना जाए। और शायद इन तमाम काम को करने के लिए संविधान को फिर से गढ़ना होगा। कहीं कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन संविधान बदलने की फिराक में तो नहीं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।